आज के समय का युवा नौकरी नहीं करना चाहता, अपना खुद का कुछ ना कुछ करना चाहता है। ऐसे में ही कुछ युवा पशुपालन करना चाहते हैं, परंतु समझ नहीं आता कि कैसे शुरुआत करें। तो आज इन्हीं सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरदा जिले के उप संचालक पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय रामटेके जी। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय रामटेके, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला हरदा। सर, आज के समय में युवा नौकरी नहीं करना चाहता, अपना खुद का कुछ बिजनेस या व्यवसाय शुरू करना चाहता है। ऐसे में पशुपालन के क्षेत्र में वो बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि किस तरीके से काम स्टार्ट करना है, तो वो किस तरीके से शुरू कर सकता है। देखिए, पशुपालन एक बृहद विषय है। पशुपालन में युवा अपना रोजगार अर्जित कर सकता है। पशुपालन के माध्यम से अपने इनकम के साधन बढ़ा सकता है। पशुपालन व्यवसाय में आप यदि देखेंगे तो वो युवा यदि है तो वो डेयरी का भी स्थापना कर सकता है। पशुपालन के माध्यम से वो बकरी पालन कर सकता है। पशुपालन के ही अंतर्गत वह मुर्गी पालन का काम कर सकता है। पशुपालन के ही अंतर्गत वो साइलेज मेकिंग का काम कर सकता है। ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं जिसके अंतर्गत वो पशुपालन में अपने आय अर्जन का साधन कर सकता है। तो सर, वो जो पहला स्टेप क्या होता है, पहला कदम जो उसे उठाना चाहिए, शुरुआत कहाँ से करे वो? देखिए, पशुपालन से जुड़ने के लिए व्यक्ति को ग्राउंड से जुड़ना होगा। पशुपालन ऐसा व्यवसाय है जिसको उसको समझना होगा, उसको अंदर तक जाना होगा कि पशुपालन हमें कैसे करना है। मान के चलिए एक युवा है, कॉलेज से निकला है, डिग्री किया है उसने, चाहे वो टेक्निकल डिग्री हो, चाहे उसकी कोई अन्य डिग्री हो, और वो पशुपालन में जुड़ना चाहता है। तो सबसे पहले उसको प्रशिक्षण लेना होगा कि पशुपालन जो है, जब तक वो पशुपालन के विधा में प्रशिक्षित नहीं होगा, पशुपालन के बारे में ABCD नहीं जानेगा, तब तक वो पशुपालन नहीं कर सकता है। मतलब ट्रेनिंग लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो एक ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं? पशुपालन के अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो डेयरी व्यवसाय हो, चाहे बकरी पालन का व्यवसाय हो, चाहे मुर्गी पालन का व्यवसाय हो, चाहे साइलेज मेकिंग का काम हो, ऐसे कामों का प्रशिक्षण हमारे 3 वेटरनरी कॉलेज हैं, उसमें प्रशिक्षण होता है। रीवा वेटरनरी कॉलेज, जबलपुर वेटरनरी कॉलेज और मऊ वेटरनरी कॉलेज, इनमें प्रशिक्षण होते हैं। और साथ में हमारे प्रशिक्षण संस्थान भी हैं। राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान में भी कई प्रकार की ट्रेनिंगें ऑर्गेनाइज की जाती है, कई प्रकार की ट्रेनिंगें चलती रहती हैं, उनमें भी वो आवेदन कर सकते हैं। इसके माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। और इसके लिए कोई सरकारी योजनाएं भी चल रही होती हैं? कई प्रकार की योजनाएं हैं। जैसे वर्तमान समय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरदा जिले में हम दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का द्वितीय चरण लागू कर चुके हैं। ये अभियान हमारा 17 दिसंबर से 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इन 15 दिनों में हम 8,696 पशुपालकों के घर जाएंगे। पशुपालकों के घर जाकर के उन्हें पशु पोषण के बारे में जानकारी देंगे, पशु स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देंगे, उनको नस्ल सुधार के बारे में जानकारी देंगे, और उनके जो अनुभव है उनसे साझा करेंगे कि और उनके अनुभव में और क्या सुधार किया जा सकता है, जिसकी वजह से वो अपनी आर्थिक आमदनी को बढ़ा सकता है, उसको किस प्रकार से लाभ अर्जित हो सकता है। अच्छा, इस प्रकार की जो योजना है, इसमें सरकार तरफ से क्या सुविधा मिलती है पशुपालकों को? जैसे दुग्ध व्यवसाय है, दुग्ध व्यवसाय में यदि वो व्यक्ति डेयरी खोलना चाहता है तो हमारे पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत यदि उस व्यक्ति के पास 3.5 एकड़ जमीन या उसके किसी रिश्तेदार के पास 3.5 एकड़ जमीन है, तो वह व्यक्ति 25 जानवरों की डेयरी खोल सकता है। 25 ऐसे एक प्रकार के जानवर, जैसे भैंस है तो भैंस की, गाय है तो गाय भी एक नस्ल की गाय की, और वह नस्ल सुधार का कार्यक्रम भी कर सकता है। उन्नत नस्ल के जानवर वो बेच भी सकता है। और इसके लिए यदि भैंस की योजना है या संकर नस्ल की योजना है तो 42 लाख का प्रोजेक्ट बनता है, जिसमें 25% का सरकार की तरफ से अनुदान होता है। और ये देसी नस्ल के जानवरों की यदि वो डेयरी खोलना चाहता है तो इसमें 36 लाख की योजना बनती है, जिसमें लगभग 9 लाख के आसपास का उसको अनुदान मिलता है। डेयरी व्यवसाय के लिए यदि कोई युवा उद्यमी जुड़ना चाहता है तो आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना है। इस योजना में 10 लाख रुपए तक की योजना बनती है।
10 लाख की योजना में वो 5 जानवर 6 जानवर भी रख सकता है और अलग अलग कंपोनेंट में 10 लाख की उसकी पूरी कार्य योजना बनती है। इस कार्य योजना में हम वो 1 लाख रुपए का अपना वो देता है तो उसकी मार्जिन बनी होती है। 1.5 लाख रुपए का हम उसको सहायता देते हैं। यदि SC/ST है तो 2 लाख की सहायता देते हैं, सरकार की तरफ से वो अनुदान होता है। बाकी उसको अपना लोन पेमेंट करना होता है। बाकी वो 7.5 लाख रुपए का बैंक से लोन लेता है और ये इस लोन में जो अमाउंट है उसमें हम ब्याज की सब्सिडी भी 7 साल तक देते हैं, मैक्सिमम प्रति वर्ष 25,000 रुपये। अच्छा, युवाओं को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए कहाँ पर आवेदन करना होता है? क्या वो स्वयं कर सकता है या फिर किसी एजेंट की आवश्यकता है? युवाओं को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला हरदा से भी बात कर सकता है या उसके निकटस्थ कोई भी पशु औषधालय है या उसके निकटस्थ कोई भी पशु चिकित्सीय संस्था है या पशु चिकित्सालय है तो वहाँ वो संपर्क कर सकता है, जिससे उसको इनमें आवेदन करने में वो हमारी जो टीम है वो मदद करती है। वहीं सर, आज के समय में मुर्गी पालन बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अपना जो युवा है वो मुर्गी पालन की ओर रुख कर रहा है अपना, तो वो किस तरीके से कर सकता है? देखिए, मुर्गी पालन 2 प्रकार का होता है। एक तो बैकयार्ड मुर्गी पालन कि घर पे आपके आंगन में उसमें मुर्गियाँ छोड़ दी आपने और मुर्गियों से आप अतिरिक्त आमदनी लेते हैं। और एक व्यावसायिक मुर्गी पालन होता है। व्यावसायिक मुर्गी पालन भी 2 प्रकार का होता है। एक ब्रॉयलर फार्मिंग होती है, एक लेयर फार्मिंग होती है। तो उसे ये देखना होगा कि उसको ब्रॉयलर फार्मिंग के ऊपर जाना है। ब्रॉयलर फार्मिंग मतलब ऐसी मुर्गी जो मांस उत्पादन के लिए होती है, मांस के लिए होती है। और लेयर फार्मिंग यदि है तो वो अंडों के लिए होती है, ऐसी मुर्गी जो अंडा उत्पादित करती है। इसमें अनुदान कितना लग सकता है? अभी मध्य प्रदेश शासन के पास इस स्कीम में कोई भी अनुदान वाली योजना नहीं है। चाहे वो बड़े स्तर पर ब्रॉयलर फार्मिंग करता है या लेयर फार्मिंग करता है, तो पशुपालन विभाग के पास लेयर फार्मिंग और ब्रॉयलर फार्मिंग के इस योजना में कोई अनुदान नहीं है। लेकिन वो बैंक से संपर्क करके बड़ी योजना ले सकता है और बैंक के माध्यम से या उद्योग विभाग के माध्यम से उनको वो सब्सिडी मिल सकती है। कोई युवा अगर छोटे स्तर से स्टार्ट करना चाहे तो वो कितने में कर सकता है, कितनी मुर्गियों से? छोटे स्तर से यदि कोई व्यक्ति करना चाहे उसका कोई क्राइटेरिया तो है नहीं। आप 50 मुर्गी से भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता है। 50 मुर्गियों से भी यदि आप चालू करते हैं, 100 मुर्गियों से भी चालू कर सकते हो, 10 लाख तक भी जा सकते हैं। एक्चुअली मैं इसकी लागत जानना चाह रहा हूँ कि कितना उसमें लागत लगेगी टोटल स्टार्टिंग से एंडिंग तक। देखिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की फार्मिंग करना चाहते हैं। ब्रॉयलर फार्मिंग की लागत अलग होगी, लेयर फार्मिंग की लागत अलग होगी। आप फिर उसमें मुर्गियां कौन सी रखना चाहते हैं, इसमें बहुत बड़ा विज्ञान है, ये पूरा पोल्ट्री साइंस है। और यदि आपको किस प्रकार की मुर्गी रखना है, केज में रखना है या डीप लीटर में रखना है, मतलब फार्मिंग सिस्टम भी अलग अलग होता है। डीप लीटर के लिए लागत अलग होगी, केज के लिए केज वाली अलग होगी। फिर इनके ऑटोमेटिक एग कलेक्शन की फार्मिंग यदि है तो उसके लिए लागत अलग होगी। अलग अलग के लिए अलग अलग होगी। ये पूरी परियोजना या पूरा प्रोजेक्ट तभी बन सकता है जो व्यक्ति, जो युवा इस योजना से जुड़ सकता है, इस रोजगार से यदि जुड़ना चाहता है तो वो अपनी पूरी सारी परिस्थितियां बताएगी, उस किस प्रकार की फार्मिंग होती है, उसी आधार पर हम उसको लागत का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सर, मुर्गी पालन में नस्ल का चयन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी मुर्गियां जो हरदा के मौसम के हिसाब से पाली जा सकती है? देखिए, हरदा का जो वातावरण है वो लगभग सारे मध्य प्रदेश में सेम इसी प्रकार का वातावरण है। और हरदा का जो वातावरण है, झाबुआ से कोई अंतर नहीं है। यदि कोई हरदा में कड़कनाथ मुर्गियां पालना चाहता है तो कड़कनाथ भी पाल सकता है। यदि यहाँ पे जो हाइब्रिड वैरायटीज़ की मुर्गियाँ आती हैं, जो कलर्ड ब्रॉयलर के नाम से फेमस है, चैब्रो हैं, बनराजा हैं, इस प्रकार की मुर्गियाँ भी पाली जा सकती हैं। ब्रॉयलर में वाइट लेगॉन है, लेयर आ रही हैं मुर्गियाँ, वाइट लेगॉन की लेयर प्रजाति की जो लेयर स्ट्रेन है वो भी पाली जा सकती है। तो मुर्गी के लिए यहाँ का वातावरण पर्याप्त है, मतलब मुर्गियाँ बहुत अच्छे तरीके से पाली जा सकती हैं। जिस प्रकार जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर के आसपास मुर्गियाँ पलती हैं, बड़े कमर्शियल फार्म हैं, इस प्रकार की मुर्गियाँ यहाँ भी पाली जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं सर, बॉयलर और लेयर मुर्गियों में कौन सी मुर्गियाँ ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं यहाँ के युवाओं को? देखिए, लॉन्ग टर्म फ़ायदा, यदि आपको लंबे समय तक के फ़ायदा लेना है तो लॉन्ग टर्म के लिए लेयर मुर्गी बहुत सुटेबल होती हैं
और यदि आपको शॉर्ट टर्म छोटे छोटे समय में फ़ायदा लेना है, मतलब मुर्गियाँ आपने रखी और 1.5 महीने के अंदर वो 1.5 किलो की हो गई, 1.5 महीने मतलब 6 हफ्ते, 6 सप्ताह में यदि 1.5 किलो की हो गई और आपने उसको सेल आउट कर दिया, 1.5 किलो की मुर्गी ने आपको पैसे दे दिए, तो ऐसी कोई भी इस योजना नहीं है जो आपको 1.5 महीने के अंदर इनकम प्रोड्यूस करके दे दे। इसलिए यदि त्वरित फायदा लेना है तो ब्रॉयलर स्कीम बहुत अच्छी है, और लंबे समय तक फायदा लेते रहना है तो लेयर स्कीम बहुत अच्छी है। सर, हरदा जिले में ऐसे युवाओं के लिए पशुपालन के क्षेत्र में किस तरीके से रोजगार उपलब्ध करा रही है सरकार की, क्या योजना है इसमें? भारत सरकार की एक योजना है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, AHIDF। इस योजना के अंतर्गत बड़े बड़े प्रोजेक्ट युवा उद्यमी लगा सकते हैं। युवा उद्यमी पहले इस विधा पर, जिस विधा में भी काम करना चाहते हैं, पशुपालन की जिस भी विधा में वो काम करना चाहते हैं, उसका प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट 100 करोड़ की हो सकती, 200 करोड़ की हो सकती, 500 करोड़ की हो सकती, 700 करोड़ की भी हो सकती है। इस प्रकार का योजना वो तैयार करें। इसके अंतर्गत आप फीड फैक्ट्री भी बना सकते हैं। दूध का जो आने वाले प्रोडक्ट हैं, दूध के उत्पाद बनाने वाले प्रोडक्ट हैं, ऐसे उत्पाद भी तैयार कर सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत जो लोन आप यदि बैंक से लेते हैं तो बैंक के लोन पे 3% की सब्सिडी जो है, इंटरेस्ट सब्सिडी हमारे AHIDF योजना के अंतर्गत मिलती है। अभी हम अपने जो चल रहा है हरदा जिले में उसके बारे में बता देते हैं। पशुपालन विभाग के अंतर्गत हम पूरे अभियान में हिरण्यगर्भ अभियान चला रहे हैं। हिरण्यगर्भ अभियान मतलब इसका मेन, हिरण्यगर्भ अभियान का मुख्य उद्देश्य है पशुपालन विभाग की सारी जो गतिविधियां चल रही हैं, चाहे वह पशुओं का उपचार हो, चाहे वो पशुओं का टीकाकरण हो, चाहे पशुओं का उत्पादन हो, चाहे पशुओं की नस्ल सुधार हो, ये सारे जितने कार्यक्रम हैं, चाहे बधियाकरण भी हो, ये सारे जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत चला रहे हैं, इस कार्यक्रम को हमने हिरण्यगर्भ अभियान के नाम से नाम दिया हुआ है। साथ में हम पूरे हरदा जिले के हर गांव को, जिले में 3 विकास खंड हैं, टिमरनी, हरदा और खिरकिया, 3 विकास खंड के अंतर्गत जितने भी 482 गांव हैं, उन गांव को हमें क्षीरधारा ग्राम के रूप में घोषित करना है। क्षीरधारा ग्राम की डेफिनेशन ये है, या क्षीरधारा ग्राम हम उस गांव को कहेंगे जहां पे प्रत्येक पशु का टैग लगा हो, प्रत्येक पशु में टीकाकरण हो रहा हो, प्रत्येक पशु जो है उसका कृत्रिम गर्भाधान किया जाता हो। उस गांव में जितने भी पशुपालक हैं, वो पशुपालक या तो उन्नत नस्ल के सांड से प्राकृतिक गर्भाधान करवाते हों या उन्नत नस्ल का कृत्रिम गर्भाधान करवाते हों। ऐसा यदि 100% जिन गांव में होता है, उसको हम क्षीरधारा गांव के नाम से घोषित करेंगे। पहले चरण में हम चरण ये मान के चलिए कि ये जो पूरे हरदा जिले के गांव की कार्य योजना हमारी 3 वर्षीय रहेगी। पहले वर्ष में या जिनके 1 वर्षीय कार्य योजना वाले जो गांव रहेंगे, जिनमें ये जितने चीज़ें मैंने बताई, जो हमारे पैरामीटर्स हैं, वो यदि 70% पूर्ण करते हैं तो उन गांव को हम प्रथम मतलब 1 वर्षीय कार्य योजना रहेगी। और जिन गांव में यह जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो 50 से 70% तक है, उन गांव की कार्य योजना 2 वर्ष की रहेगी। और जिन गांव में हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो 50% से कम होते हैं, तो इन गांवों की कार्य योजना 3 वर्षीय रहेगी। मतलब पूरे विकासखंड के या पूरे जिले के गांव को हम 3 भागों में बांटेंगे। ऐसे गांव जिनकी कार्य योजना 1 वर्ष की है, ऐसे गांव जिनकी कार्य योजना 2 वर्ष की है, और ऐसे गांव जिनकी कार्य योजना 3 वर्ष की है। ये हमारा क्षीरधारा ग्राम की योजना है। अच्छा सर, अंत में एक क्वेश्चन रहेगा कि आप हरदा जिले के युवाओं को जो पशुपालन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पशुपालन से व्यवसाय यदि आप करना चाहते हैं और पशुपालन को कमर्शियल स्तर पर व्यावसायिक रूप से यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी क्षमताओं का वर्धन करें। पहले अपनी क्षमता बढ़ाएं,
प्रशिक्षण प्राप्त करें, उन चीज़ों को देखें जिस व्यवसाय से आप जुड़ना चाहते हैं, वहाँ का भ्रमण करके आएँ। भ्रमण करने के बाद यह देखें कि उसकी बारीकी है क्या। फिर आप उस व्यवसाय का अध्ययन करिए, फिर आप उस व्यवसाय का परियोजना प्रोजेक्ट जो आप अपने स्तर पर बनाएं। अपने स्तर पर बनाने के बाद हमारे आसपास के जो पशु चिकित्सक हैं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करें, बैंक से उसका लोन प्राप्त करें और लोन प्राप्त करने के बाद आगे बढ़ें। यदि योजना अंतर्गत कोई सरकार की सब्सिडी होती है तो वो हम उसको आपको सुझाव देंगे कि इसमें आपको इस प्रकार की सब्सिडी मिल सकती है, अन्यथा सीधे बैंक के माध्यम से भी आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। पशुपालन व्यवसाय जो है वो उसका एक उदाहरण देकर के मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको एक घर बनाना है, आप एक निर्धारित जगह पे घर बनाना चाहते हैं तो वो घर आप 1 लाख पे भी बना सकते हैं, 10 लाख में भी बना सकते हैं, 50 लाख में भी बना सकते हैं। ऐसी पशुपालन है। आप पहले ये सोच लें कि आपको पशुपालन किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसकी परियोजना आपकी छोटी भी बन सकती, बड़ी भी बन सकती है। वही परियोजना 1 लाख की भी बन सकती है, वही परियोजना 5 लाख की भी बन सकती है, वही परियोजना 10 लाख की बन सकती है। जैसे जैसे आप उसमें सामान और उनकी बीट्स का इस्तेमाल करते जाएंगे, कॉस्ट बढ़ती जाएगी। यदि आप अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे तो नो डाउट कॉस्ट बढ़ेगी और हो सकता है लंबे समय में के बाद आपको वो व्यवसाय जो वो लाभ प्रदान करने वाला व्यवसाय बन जाए। तो इस उदाहरण से आपको ये समझाना चाहता हूँ मैं कि पशुपालन में छोटी लागत से भी पशुपालन किया जा सकता है और बड़ी से बड़ी लागत में भी पशुपालन किया जा सकता है। सर कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, पशुओं को ले आते हैं, परंतु उनका बिजनेस फिर भी बंद हो जाता है क्योंकि कई बार ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जिससे वो उनका मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो किस तरीके से इन बीमारियों से बचा जा सकता है? देखो, पशुपालन में आपको ये ध्यान देना होगा कि पशुपालन में यदि बीमारी होती है तो उसका इलाज बड़ा महंगा है, थोड़ा महंगा भी है, कठिन भी है और इससे नुकसान होने की भी संभावना होती है, आर्थिक रूप से भी और पशुधन की भी। इसके लिए हमें सावधानी ये रखनी है कि समय समय पे टीकाकरण करवाते जाएं। जैसे आप डेयरी यदि कर रहे हैं तो डेयरी के जानवर जो हैं वो अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। बरसात के दिनों में जो बीमारियां होती है HSBQ और लंपी स्किन डिजीज, तो बरसात के पूर्व में जब गर्मी खत्म होने वाली रहती है, पहली बरसात दूसरी बरसात होती है, उसी दौरान HSBQ और लंपी स्किन डिजीज के यदि आप टीके लगा लेंगे तो पूरी बरसात में ये बीमारी आपके जानवरों को नहीं होगी। बीमारी नहीं होगी तो जानवर स्वस्थ रहेगा और कहीं ना कहीं आपको इसका नुकसान नहीं होगा। ठंड के दिनों में क्या होता है, ठंड के दिनों में मुंह पका खुरपका जिसको कहते हैं FMD बीमारी होती है। तो ठंड प्रारंभ होने के पहले ही हम इनका टीका लगाते हैं। FMD का टीका यदि आपको लगाना है तो अक्टूबर के महीने में या सितंबर के महीने में जब बरसात समाप्त होने वाली रहती है, उस दौरान यदि आप FMD का टीका लगाएंगे तो FMD के टीके से आपको जो लगाने से यह फायदा होगा कि आपके जानवर को FMD नहीं होगी, और FMD नहीं होगी तो आपको इलाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसका जो प्रोडक्शन लॉस होता है बीमारी की वजह से वो लॉस नहीं होगा। ऐसे ही गर्मी के दिनों में आपको गर्मी से बचाना है, ठंड के दिनों में ठंड से बचाना है। ये व्यवहारिक चीज़ें हैं। यदि आप प्रकृति के साथ इनका पालन नहीं करेंगे, उनको इन एक्सट्रीम ठंड और एक्सट्रीम गर्मियों से नहीं बचाएंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं व्यवसाय में नुकसान उत्पन्न कर सकते हैं। थैंक यू सर, काफ़ी अच्छी जानकारी रही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा एपिसोड। सो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।